दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को विषय में पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के बेस पर आधारित होगा। कक्षा 10 के आधार पर जो सभी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो उससे पहले हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। अर्थात आप नींद में बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। तो आप खुली आंख से सपने देखिए, वे सपने आपके साकार होंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? जिसमें कोई पदार्थ अपने मूल पदार्थ की प्रकृति को खो देता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने मूल पदार्थ की प्रकृति को खो देता है, अर्थात कह सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें उत्पन्न पदार्थ अपने मूल पदार्थ से आणविक संरचना एवं गुणधर्मों में भिन्न होता है, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। जैसे H2O से H2O2 बनना, H2O से जल से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनना। तो इसमें जो आपका आणविक संरचना है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ अभी 2:1 का रेशियो है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:2 का है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह अपने भाग लेने वाले पदार्थ से या मूल पदार्थ से आणविक संरचना में अलग होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसका उदाहरण, तो मोमबत्ती का जलना और दूध से दही बनना। इसके बाद में भोजन का पकना, और देखिए श्वसन जो श्वसन होता है, श्वसन की पूरी कंप्लीट प्रक्रिया जो होती है वो आपका रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर बात होती है भौतिक अपक्रिया। भौतिक अपक्रिया के अंतर्गत निर्मित पदार्थ मूल पदार्थ की प्रकृति नहीं खोता है, अर्थात अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होगा वह मूल पदार्थ के जैसा ही आणविक संरचना रखेगा। जैसे मैं बात करता हूँ जल से मैंने अगर बर्फ़ बना दिया, जल से मैं अगर क्या बना दे रहा हूँ, बर्फ़ बना दे रहा हूँ, तो अब समझिए जल में आपका जो 2:1 का ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा, और जो बर्फ़ बन रही है उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो उसके परमाणु का जो रेशियो होगा वो 2:1 का ही रेशियो होगा, अर्थात आणविक संरचना में कोई परिवर्तन। तो जिस अपक्रिया में आपका जो निर्मित पदार्थ होता है वह मूल पदार्थ के जैसा ही आणविक संरचना रखता है, तो ऐसी अपक्रिया को भौतिक अपक्रिया कहते हैं। लेकिन जिस अपक्रिया में उत्पन्न पदार्थ अपने मूल पदार्थ के आणविक गुणों से भिन्न गुण रखता है, तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि भौतिक अपक्रिया का जो उदाहरण होता है, जल की तीनों जो अवस्थाएं होती हैं वह भौतिक अपक्रिया का उदाहरण होता है। बल्ब का जो तंतु होता है, जिस बल्ब में तंतु रहता है, बल्ब का तंतु भी यह भौतिक अपक्रिया का ही उदाहरण है। इसके बाद में बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण, इसमें अभिकारक व उत्पाद को उनके मूल चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को एजेंट मतलब अभिकारक कहा जाता है, और इसके बाद में उससे निर्मित जो पदार्थ होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो इन दोनों को एक तीर के मध्य में एक तीर का निशान बना के इनको जो अभिकारक होता है उसको तीर के बाईं ओर दिखाते हैं, और इसके बाद में जो उत्पाद होता है उसको तीर के दाहिनी ओर दिखाते हैं। फिर बात करते हैं शब्द समीकरण। तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उनसे उत्पन्न जो उत्पाद होता है उनको शब्दों के द्वारा लिखा जाता है, तो जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को कहा जाता है शब्द समीकरण। जैसे मैंने कह दिया हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल का निर्माण होता है, ये तो शब्द समीकरण हो गया। अगर वैसे आपका इनके मूल चिन्हों के द्वारा अगर इसको व्यक्त किया जाए तो यह रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको अगर लिखा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे H2 प्लस में O2, H2 प्लस में O2
तो ये आपका हो जाता है H2O। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा संतुलित नहीं है, तो इसको आप संतुलित कर लेंगे। यहाँ पे 2 कर देंगे 2H2O, यहाँ पे 2H2 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2H2 + O2, इधर हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अभी देखिए मैंने यहाँ पे पूरा संतुलित कर दिया। तो यही कहा जाता है कि कोई भी जो समीकरण होता है वह संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके बाद में जो समीकरण असंतुलित होता है उसे कंकाली समीकरण कहा जाता है। तो कंकाली समीकरण, जो समीकरण असंतुलित होता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है? इसका पहला नियम होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो 1756 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लोमोनोसाफ। लोमोनोसाफ ने कहा था कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात द्रव्यमान जितना रहेगा, द्रव्यमान सेम होता है, और किसी भी रासायनिक समीकरण में केवल इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके दौरान इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, और केवल परमाणु का संयोजन, वियोजन तथा प्रतिस्थापन होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो परमाणु होंगे तत्वों के, उनका ही संयोजन होगा, वियोजन होगा, प्रतिविस्थापन होगा और द्विविस्थापन भी होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी समस्या किसी को होगी या कोई अपना सुझाव देना चाहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में परिवर्तन करें। तो ये जो सीरीज है ये आगे बढ़ेगी। पूरा रसायन विज्ञान आपको कक्षा 10 का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट व ट्रायल विधि। तो प्रयास एवं भूल विधि जो होता है वह रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए काफ़ी ही अच्छी विधि होती है। तो ये विधि काफ़ी लंबी चलती है। तो इसमें क्या होता है, सुविधा के लिए अधिक परमाणु वाला यौगिक संतुलित करते हैं। सुविधा के लिए अधिक परमाणु वाला यौगिक संतुलित करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहीं पे आपका लिख दे रहा हूँ, या नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए आप, जैसे कोई भी अभिक्रिया है, मान लीजिए Fe+ में H2O, Fe+ में H2O, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ Fe3O4 कर दे रहा हूँ। और इसके बाद में मैं आपका कर दे रहा हूँ यहाँ पे Fe3O4 + में 4H2, Fe3O4 + में 4H2 कर दिया। तो ये आपका बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। एक होता है फेरिक ऑक्साइड और ये आपका फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, जिसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। तो ये देखिए आपको समीकरण असंतुलित दिखाई देगा। तो इसमें क्या करना है, पहले तत्व का नाम लिख लेना है। तत्व का नाम, तो तत्व पहले है आपका लिख लिया मैं, Fe लिख लिया, फिर हाइड्रोजन लिख लिया, फिर ऑक्सीजन लिख लिया। और इसके बाद में यहाँ पे लिख लीजिएगा अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। तो जो ये अभिक्रिया के पहले, या लिख लीजिएगा ये जितने भी हैं, तीर के बाईं ओर जो होता है वो अभिकारक होता है। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, तो Fe की संख्या 1 है। और इसके बाद में H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। फिर बाद में बात करता हूँ, यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, अभी अभिकारक का ही बात करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 1 है। फिर इसके बाद में उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, तो अब देखिए यहाँ लिख लेंगे आपका जो Fe है उत्पाद में 3 है, और इसके बाद में जो हाइड्रोजन है वो आपका 8 हो जाएगा। फिर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका कितना हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 4 हो गया। फिर देखिए बात करते हैं, जैसे यहाँ पे अब आपको संतुलित करना है, तो सबसे पहले देख लेंगे कि अधिक परमाणु वाला तत्व लेंगे। तो अब जो हमारा उत्पाद है, उत्पाद में आपका उत्पाद जो है वहाँ पे हाइड्रोजन 8 है और अभिकारक में हाइड्रोजन 4 है। तो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपका यहाँ मैं अगर 4 का गुणा कर दूँ,
4 का अगर गुणा कर दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट भी कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जैसे यहाँ आपका तत्व का परमाणु क्रमांक, जो आपका तत्व का परमाणु हो जाएगा, तत्व का जो परमाणु होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने पहले किसको, हाइड्रोजन को संतुष्ट किया, समीकरण में यही लिखा था, एक बार देख लीजिए। Fe ये आपका हो जाता है, सॉलिड होता है, Fe हो जाएगा, प्लस में H2O होता है, यहाँ पे H2O गैस के रूप में लेते हैं, और जो बनता है वो आपका बन जाता है Fe3O4, ये भी सॉलिड होता है, और इसके बाद में यहाँ पे H2 गैस का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अगर है तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 4 पहले से कर दिया, तो आपको यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तभी ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया, फिर ये Fe जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। तो ऐसे आप सारणी बनाइएगा, सबसे अधिक परमाणु वाला जो तत्व होगा उसको आप पहले लीजिएगा, तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप ये अभी वीडियो को बैक करके ये जो समीकरण मैं लिखा था उसको लिख लीजिएगा। और मैं आपके लिए एक समीकरण और लिख दे रहा हूँ, Mg प्लस में O2, Mg प्लस में O2, ये मैं लिख देता हूँ MgO। ये अभी देखिए असंतुलित है, इसको आप जो है कि संतुलित करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि सभी क्या हों आपके असंतुलित ही हों, कुछ होते हैं जैसे Zn आपका सॉलिड हो गया, प्लस में मैं ले लेता हूँ आपका यहाँ पे Zn के बाद CuSO4 ले लेता हूँ, CuSO4 ये आपका एक्वेटिक हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए बनेगा आपका ZnSO4, ये एक्वेटिक हो जाएगा, और एक्वेटिक का मतलब जली, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे Cu हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कुछ भी परिवर्तन नहीं है, जो समीकरण है ये आपका एकदम संतुष्ट समीकरण है, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अब देखिए बाद में बात करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं कि भौतिक अवस्था का संकेत, जो भी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस अवस्था को S द्वारा, गैस अवस्था को G द्वारा, और जो द्रव अवस्था होता है उसको L के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जो जलीय अवस्था होता है उसको AQ का मतलब एक्वेटिक, और जो L होता है L फॉर लिक्विड हो जाएगा। और कुछ जो समीकरण होते हैं उनमें जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, और भी जो अवस्थाएं होती हैं उनको दर्शाने के लिए तीर के ऊपर हम उन्हें दर्शा देते हैं। जैसे मैं बात कर देता हूँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका गैस हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2H2 हाइड्रोजन गैस की बात करता हूँ। तो जब ये मिलेगा तो ये हो जाता CH3, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 340 एटमॉस्फेरिक पर जब ये क्रिया हो जाएगी तो ये आपका CH3OH होता है, जिसको मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल, एक होता है एथिल एल्कोहल, जो शराब पीते हैं लोग, उसका फार्मूला है C2H5OH, और CH3OH ये मेथिल एल्कोहल होता है, जहर होता है। और इसके बाद में बात करते हैं आपका रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया जो होती है उसमें आपसी बंध टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं। आपसी बंध जो भी टूटेगा और जो जुड़ेगा उसमें उससे नया पदार्थ बनेगा। और इसमें देखिए एक और आप लोग लिख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जैसे होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक हो जाएगा। फिर इसके बाद में 12H2O की बात करता हूँ मैं, 12H2O लिक्विड होगा। फिर आपका बनता है ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, क्लोरोफिल में ये अपक्रिया होती है जो हरे पौधे होते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है C6H12O6, ये एक्वेटिक हो जाएगा। फिर इसके बाद में 6O2 हो जाएगा, ये भी आपका एक्वेटिक होता है। और इसके बाद में 6H2O हो जाएगा, ये आपका लिक्विड होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए फिर बात कर लेते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। आपसी बंध टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं, आपसी बंध टूटने या जुड़ने से ही नए पदार्थ बनते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया यहाँ पे हम लोग 4 प्रकार की पढ़ेंगे। एक आपका होता है संयोजन, जिसको कहा जाता है योगात्मक अपक्रिया भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं
ये एडिशन रिएक्शन होते हैं। और वियोजन की जो क्रिया होती है इसको बोला जाता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बोला जाता है। और इसके बाद में जो प्रतिस्थापन की क्रिया होती है, जो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा, जिसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन भी इसको बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन इसको बोला जाता है। फिर आपका बाद में आ जाता है द्विविस्थापन की अपक्रिया, द्विविस्थापन की अपक्रिया हो जाएगा। फिर देखिए इसका सबका बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे जो संयोजन की अपक्रिया होता है इसमें अभी आगे बात करेंगे कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे ये तो संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। फिर वियोजन अपक्रिया में आपका होता है कि एकल अभिकारक ऊष्मा और प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। और इसके बाद में तीसरा होता है ये जो अभी विस्थापन अपक्रिया की बात की गई थी, तो विस्थापन अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील वाला तत्व कम अपक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित करके वहाँ पे अपना स्थान ले लेता है। और इसके बाद में जो आपका द्विविस्थापन अपक्रिया होता है उसमें आयनों का जो भी यौगिक होते हैं दोनों यौगिकों के आयनों का आपस में साझेदारी हो जाता है और जिससे नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। अब देखिए बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्मा का निकलना ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाता है। और इसके बाद में ऊष्माशोषी अपक्रिया, और जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है उसको प्लस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। और इसके बाद में ऊष्माशोषी अपक्रिया जो होता है जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं उसमें ऊष्मा का जुड़ना होता है, उसको माइनस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, आप लोग अभी नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका होता है NH3 जो बनता है N2 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 3H2 N2 3H2। जब ये अपक्रिया होगी तो आपका बन जाता है यहाँ पे आपका बनेगा 2NH3 बनेगा, प्लस में 22,400 आपका 22,400 किलो कैलोरी 22,400 किलो कैलोरी यहाँ पे ऊष्मा जो मुक्त होगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा मुक्त हो जाती है। और इसके बाद में आपका इसका अगर एग्जाम्पल लिखना होगा तो आप एक और लिख लीजिएगा C प्लस में O2 CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊष्मा मुक्त होती है 94,400 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। ये भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ही उदाहरण है। फिर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यहाँ है आपका ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया में हो जाएगा आपका N2 प्लस में O2 2N2 प्लस में O2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2N2O हो जाएगा, जिसको कहा जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और माइनस में 43,200। अभी यहाँ पे जो बात किए थे आपका 23,400 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुआ था, और इसमें क्या है 43,200 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे या आपका जो उत्पाद होता है उसके तरफ माइनस लगाएं, या यहाँ पे 43,200 आपका इसको प्लस कर दें। और इतना समझ लीजिएगा जो रसायन विज्ञान होता है उसमें अधिकांश जो अपक्रियाएं होती हैं माना जाता है वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ही होती है। और इसके बाद में जो आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है उसका जो उदाहरण मैंने लिख दिया था अभी C प्लस में O2 CO2। और इसके बाद में एक और लिख लीजिएगा जैसे 2H2 प्लस में O2 तो आपका हो जाएगा 2H2O। ये भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ही उदाहरण है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका एक और लिख लीजिएगा जैसे जो आपका होता है श्वसन की जब अपक्रिया होती है, श्वसन की अपक्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो इसमें हो जाएगा C6H12O6 प्लस में 6O2। तो ये यहाँ पे एक्वेटिक हो जाएगा, ये आपका गैस फॉर्म में होता है। फिर यहाँ पे जो बनेगा आपका 6CO2 बन जाएगा, 6CO2 बन जाएगा, ये आपका 6CO2 हो गया।
फिर इसके बाद में बात करते हैं, आपका बनेगा 6H2O, 6CO2 प्लस में 6H2O बन जाएगा। फिर ये तो जो H2O होगा ये लिक्विड फार्म में होगा और CO2 ये गैस फार्म में होगा। प्लस में ऊर्जा जो आपका जब श्वसन वायवीय श्वसन जब होता है तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ATP को ही मुद्रा करेंसी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। देखिए अगर वीडियो में कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कुछ समस्या, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। यदि कोई भी गलती भी आपको मिल रही है वीडियो में तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। फिर इसके बाद में बात करते हैं आपका दोस्तों संयोजन की अपक्रिया। जो संयोजन की अपक्रिया होता है, इसमें आपका जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को संयोजन की अपक्रिया कहा जाता है। जैसे इसमें मैं बात करता हूँ आपका, इसमें संयोजन में क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर देंगे। जैसे CaO ये आपका होता है सॉलिड रूप में, प्लस में H2O जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब अपक्रिया होगी तो ये आपका इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। लिख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। इसके बाद में जब आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगा तो ये बनता है CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस ये आपका एक्वेटिक हो जाता है, जली होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप फिर एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। नोट पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे CaOH ट्वाइस इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसको स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। स्लैग्ड लाइम जैसे आपने चूना लगाकर छोड़ दिया, कुछ समय तक चूना लगाकर आपने छोड़ दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा तो CaCO3 ये सॉलिड हो जाएगा, जिसको कहा जाता है आपका स्टोन, संगमरमर या पत्थर। और प्लस में आपका H2O जल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा CaOH ट्वाइस प्लस में CO2 हो जाएगा, और CaOH ट्वाइस को स्लैग्ड लाइम और CaCO3 को सॉलिड ये होता है। देखिए थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो पहला चैप्टर है कक्षा 10 वालों का उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसी वीडियो में आप पूरा चैप्टर पहला ख़त्म हो जाएगा। और सबके लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हैं उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, यहाँ पे वो नोट पॉइंट में था। तो जो संयोजन अपक्रिया होता है उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया, और जो मैंने लिखा था वहाँ पे H2 और जो H2 प्लस में 2O2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2 होगा, 2H2 प्लस में O2 जो हो जाता है 2H2 प्लस में O2, तो इसको कहा जाता है 2H2O। तो ये भी एक प्रकार का आपका संयोजन की अपक्रिया है। और C प्लस में O2 जो लिखा गया था पीछे CO2। तो इतना समझ लीजिए CO2 सॉलिड होता है, ये गैस होता है। आप समझिए कि मैं बताया हूँ कि अधिकांश जो अपक्रियाएँ होती हैं वो आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ही होता है। जो थर्मिक रिएक्शन होता है ऊष्मा उत्पन्न होती है उन अपक्रियाओं के परिणाम स्वरूप। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों वियोजन की अपक्रिया। इसमें क्या होता है, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जो ये एकल अभिकारक होता है वो आपका दो या दो से अधिक, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें देखिए आपका देख लेते हैं, यहाँ पे बैक में लिख देता हूँ मैं। जैसे आपका लिख दिया FeSO4, 2FeSO4, तो ये आपका हो जाता है एक तरीके से, इसको कह लीजिए सॉलिड है। 2FeSO4 फेरस सल्फेट जिसको बोला जाता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा Fe2O3। ये देखिए जो ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में SO2 हो जाएगा, प्लस में SO3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, जिसको कहा जाता है हीमेटाइट कहा जाता है। और इसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड होता है और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये सॉलिड होगा, और ये जो हो जाएगा आपका गैस फॉर्म में, ये दोनों गैस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा।
वैसे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो Fe SO4.7H2O जब तापन किया जाता है, Fe SO4.7H2O जिसको कहा जाता है आपका ग्रीन का मतलब हरा थोथा कहा जाता है, जिसको हरा थोथा, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये जल निकल जाता है, आपका जो 7H2O है वो उड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए इसमें एक एग्जाम्पल की मैं और बात कर दे रहा हूँ। आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है इसमें CaCO3। जब CaCO3 का तापन किया जाता है तो CaO बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहा जाता है क्विक लाइम, प्लस में बनता है CO2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका हो जाता है, इसको कहा जाता है सॉलिड हो जाएगा, और ये भी सॉलिड होता है, और ये आपका गैस फॉर्म में हो जाता है। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पे वियोजन की अपक्रिया में एक और आपका है। वियोजन की अपक्रिया में जैसे होता है Pb2PbNO3 ट्वाइस हो जाता है लेड नाइट्रेट जिसको कहते हैं, तो इसका बनता है 2PbO बन जाता है 2Pb हो जाएगा लेड ऑक्साइड, प्लस में आपका 4N2O आपका हो जाएगा 4NO2 हो जाएगा यहाँ पे, या नहीं तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, जो नाइट्रोजन हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2N2O हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका 4×3 12 हो जा रहा है, 4×3 12 हो जा रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, हमें 8 ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे 4O2। देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण आप अगर भूल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या है, इसको रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, तो आप जितना अच्छे से समझ लेंगे उतना ही सही रहेगा। ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, और ये आपका गैस, और ये भी गैस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा गया है या उसमें कहीं भी लिखने में समस्या हो रही है तो आप उसको संतुलित कर लीजिएगा। फिर देखिए वियोजन की अपक्रिया में ही जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वियोजन की अपक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक, एकल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। अब देखिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होता है, AgCl को कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड, ये सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड जब आपका धूप में इसको रख दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग का होने का कारण ये होता है कि यह 2 भागों में विखंडित हो जाता है। जैसे मैं कह दिया 2AgCl ये सॉलिड हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ बात करते हैं 2Ag, ये भी सॉलिड होगा, और प्लस में आपका Cl, देखिए जो मैं बार बार लिख रहा हूँ तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। सॉलिड ओलिड जिस रासायनिक समीकरण में आवश्यकता होता है भौतिक अपक्रियाओं को दिखाने का कोई कह रहा है तभी आप दिखाइएगा, नहीं तो अन्यथा कोई भी आवश्यकता नहीं होता है। तो यहाँ 2AgCl हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, और इसके बाद में यहाँ 2Ag प्लस में Cl2 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों एक आता है आपका, यहीं पे अगर मैं लिख देता हूँ Br, अभी देखिए एग्जाम में आता है, SSC रेलवे के एग्जामों में आ जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी वाला यौगिक का क्या नाम है, तो AgCl दे देगा, CaOH ट्वाइस दे देगा, NaCl दे देगा, और HCl दे देगा, तो आपको टिक करना रहता है। तो यहाँ देखिए एक होता है AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड होता है, तो इसका भी जब क्रिया कराएंगे 2AgCl प्लस में 2 आपका ये हो जाएगा Br2 हो जाएगा, गैस होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए जो आपका जैसे वहाँ पे मैं पीछे बताया था कुछ संयोजन की क्रिया, तो जो संयोजन की क्रिया होती है वो ज़्यादातर कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। और इसके बाद में जो वियोजन वगैरह का होता है इसमें ऊष्माशोषी भी होता है। और देखिए मैं बार बार कहा ही हूँ कि अधिकांश जो रसायन विज्ञान में जो अपक्रियाएँ होती हैं वो ज़्यादातर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। और इसके बाद में आप लोग देखते होंगे घर में जो खाद उद काफ़ी दिनों तक रख दिया जाता है, फिर उसको जब खन के आपका लेकर जाते हैं खेत में, तो जब खनने के दौरान उसमें से क्या गैस निकलने लगती है, तो आपका जो कंपोस्ट होता है, जो भी साग सब्जी का खाद होता है, यह भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बाद में बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों विस्थापन की अपक्रिया। तो विस्थापन की अपक्रिया में आपका अधिक क्रियाशील वाला तत्व
कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके अपना स्थान ले लेता है। अब देखिए जो अपक्रियाशीलता, वैसे धातु अधातु का जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तो उसमें अपक्रियाशीलता आता है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा कि आपका ट्रिक टाइप का मैं बता दे रहा हूँ। आपका होता है करण, फिर होता है ना, कामरान, मांगो, आलू, जिंक, फिर सुनो, प्रभु, हाँ, कप, है जी, आजी, आऊं और पीती होता है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील अगर हाइड्रोजन के सापेक्ष देखा जाएगा तो ये जो है इधर वाले, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील होता है, इसीलिए कहा जाता है सोडियम और पोटेशियम क्या है आपका ऑक्सीजन से अपक्रिया करके एक तरीके से एक्सप्लोसिव होने का कार्य करते हैं, तो इसीलिए इनको केरोसिन तेल में भी रखा जाता है। फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो अभी जो बात करेंगे इनकी आवश्यकता लगेगी। जैसे मैं बात कर देता हूँ आपका एफ यहाँ पे सॉलिड है, प्लस में आपका हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ ZnSO4, एफ ले लेता हूँ CuSO4 ले लेता हूँ, यहाँ पे CuSO4 हो जाएगा ये आपका। तो ये होता है एक्वेटिक हो जाएगा। और जब अब देखिए कहा गया है तो यहाँ देखिए जो एफ है, एफ ऊपर है और Cu यहाँ पे पड़ रहा है, तो एफ क्या है अधिक अपक्रियाशील है और इसीलिए ये क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा, अपना स्थान ले लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा FeSO4, तीर का निशान बना देंगे, FeSO4 ये एक्वेटिक हो जाएगा और Cu आपका सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग और भी एग्जाम्पल जो होंगे उसको कर लीजिएगा, या नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी कर दूंगा। यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, नहीं तो Zn सॉलिड होता है प्लस में CuSO4 ये आपका एक्वेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है ZnSO4 ये एक्वेटिक होगा और प्लस में जो आपका Cu हो जाएगा ये सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए ये जो जिंक है, जिंक जो है आपका कॉपर से कहाँ है, जिंक कॉपर से ऊपर ही है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बात करते हैं आपका द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अपक्रिया में अभिकारक के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे आपका Na2SO4 प्लस में BaCl2, ये दोनों आपके एक्वेटिक हैं, जली हैं, एक्वेटिक हैं। और इसके बाद में देखिए ये जब क्रिया करेंगे तो यहाँ Na प्लस हो जाएगा और यहाँ पे Cl माइनस चार्ज होता है, और इन दोनों पे देखिए Ba पे आपका 2 प्लस चार्ज होता है। और इसके बाद में यहाँ पे जो आपका होता है इसको कहा जाता है बेरिलियम क्लोराइड कहा जाता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन होता है, फिर आपका हीलियम होता है, फिर लिथियम होता है, फिर आपका क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाता है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ देखिए 2 और 2 हो जाएगा, 2 का क्या त्याग कर देगा, और जो SO4 माइनस होता है इसमें 2 माइनस चार्ज होता है। तो ये आपस में क्रिया कर लेंगे, आपस में क्रिया कर लेंगे और जिससे अवक्षेप का निर्माण करेंगे। एक अवक्षेप का निर्माण करते हैं जो तली में जाके बैठ जाता है BaSO4। तो यहाँ पे अवक्षेप को ऐसे दिखाया जाता है और प्लस में आपका 2NaCl का निर्माण होता है। 2NaCl जो हो जाएगा जिसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण व अपचयन की अपक्रिया। तो ऑक्सीकरण व उपचयन लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण व उपचयन की अपक्रिया। तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास जिस अपक्रिया में होता है उस अपक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण की अपक्रिया। जैसे यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ Cu प्लस में 2O2, 2Cu प्लस में O2, तो ये जो बनता है आपका 2CuO बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे Cu जो है वो उपचयित हो गया है। उपचयित किस में हुआ है, उपचयित हो गया है किसमें, CuO में हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। और इसके बाद में जस्ट आपका आगे बात करते हैं अपचयन की अपक्रिया। अपचयन की अपक्रिया ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाता है। जैसे 2CuO है, 2CuO है, इसका अगर तापन किया जाएगा तो आपका 2Cu बनता है
प्लस में यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका गैस हो जाता है, O2 गैस हो जाएगा। यहाँ देखिए CuO का क्या हो गया, अपचयन हो गया, अर्थात ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो गया और इसके बाद में हाइड्रोजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बात करते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट। और एक देखिए कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए मैं दे दिया दोनों अपक्रियाएं, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहा जाता है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, तो ऐसी अपक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका H2 हो गया, CuO प्लस में H2, या यहाँ पे आपका कर लीजिए ये सही है, CuO प्लस में H2, तो यहाँ पे Cu हो जाएगा प्लस में H2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, यहाँ पे जो H2 है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ऑक्सीजन की जब इसमें वृद्धि हो जाएगा तो इसको उपचयन की क्रिया कहा जाता है, उपचयन की क्रिया कहा जाएगा। और इसके बाद में जो CuO है तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन की इसमें कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की जब जहाँ कमी हो जाती है तो उसको कहा जाता है आपका अपचयन की क्रिया। ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाती है तो उसको कहेंगे अपचयन की क्रिया कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए दोस्तों बाद में बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है, कोई वस्तु नमी के संपर्क में आती है, जब कोई वस्तु नमी के संपर्क में आती है। और इसके बाद में थोड़ा नेक्स्ट अभी थोड़ा और एक देख लीजिएगा, जैसे कुछ में क्या होता है, जब कुछ जो लवण वगैरह साल्ट वगैरह होते हैं जब उनको जल में डाला जाता है, जैसे NaCl, जब इसको जल में डाला जाता है तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, Na प्लस प्लस में Cl। कुछ में तो आयनों का साझेदारी होता है और कुछ में क्या होता है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और कुछ में Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। और इसके बाद में बात करते हैं कि संक्षारण, कोई वस्तु नमी के संपर्क में आती है तो उसका ह्रास होता है। कोई वस्तु अगर नमी के संपर्क में आती है तो उसका ह्रास, उसके वजन में कमी होने लगता है। इस क्रिया को संक्षारण की क्रिया कहा जाता है। जैसे तांबे के ऊपर हरी परत का जमना और चांदी देखिए जब रख दिया जाता है तो चांदी के ऊपर काली परत का जमना भी संक्षारण का ही उदाहरण है। और इसके बाद में बात करते हैं गैल्वेनीकरण, तो लोहे पर जिंक धातु की जो परत चढ़ाई जाती है उस क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण की क्रिया कहा जाता है। और इसके बाद में एल्युमिनियम को देखिए, अगर एल्युमिनियम की एक खासियत है, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का इसके ऊपर परत जम जाता है। लेकिन यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत को चढ़ाया जाएगा वैद्युत अपघटन की विधि के द्वारा, तब इस क्रिया को कहा जाता है एनोडीकरण। तो ए से एल्युमिनियम होता है, ए से एनोडीकरण। तो एनोडीकरण की क्रिया किस पे होती है, एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। और गैल्वेनीकरण की क्रिया किस पर होती है, तो लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए बात करते हैं विकृत गंधिता। आप देखते हैं कि अभी क्या होगा, रोटी को एक दो दिन के लिए रख दीजिए, फिर उसको देखिए तो उसकी महक आने लगती है, तो इसको कहा जाता है विकृत गंधिता कहा जाता है। तो मतलब जब कोई पदार्थ उपचयित हो जाता है अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका जो गंध होता है, गंध और स्वाद क्या होते हैं, उसके बदल जाते हैं, उसमें जीवाणु और बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिससे वह वस्तु खराब हो जाती है। तो इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचने के लिए किसी भी पदार्थ को बंद पात्र में, किसी भी पदार्थ को वायुरोधी पात्र होता है उसमें रखना चाहिए, जिससे उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि ना हो। और इस कारण जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस, चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। चिप्स के पैकेट में पूछा जाएगा कौन सी गैस भरी जाएगी, थंबनेल में लिखा होगा, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। कि तो इस तरीके से आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग करिए, कमेंट नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग इस ब्लूमिंग माइंड जो क्लासेस है यहाँ पे 12-15 जो भी वीडियो डाल दी गई है उस वीडियो को पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद में वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।